नमस्कार, मैं अपूर्वानंद कड़वी कॉफ़ी के इस नई कड़ी के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। कड़वी कॉफ़ी जैसा आपको मालूम है अलग-अलग विषयों पर लंबी बातचीत का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। हम कोशिश यह करते हैं कि अ, जिन विषयों पर अभी समाज में चर्चा हो रही है या हम सोचते रहे हैं, उन पर ठहर कर बात कर सकें और वैसे मित्रों से जो उन पर लंबे वक़्त से सोचते रहे हैं और काम करते रहे हैं। इरादा यह नहीं है कि हम सिर्फ़ अपना विचार व्यक्त कर दें, इरादा यह है कि उस विषय को समझा जा सके और इसीलिए इत्मीनान से बातचीत का एक सिलसिला कड़वी कॉफ़ी के ज़रिए हमने शुरू किया है। आपने पिछली कड़ियाँ देखी होंगी, सुनी होंगी और पढ़ी होंगी क्योंकि हम इसे वीडियो के रूप में और पॉडकास्ट यानी सिर्फ़ सुनने के लिए और फिर उसका टेक्स्ट आपको मुहैया कराते हैं। अ, हमें इंतज़ार रहेगा कि आपको ये बातचीत कैसी लग रही है और उसमें हम आगे और कैसे सुधार कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मित्र हैं प्रोफ़ेसर पंकज चंद्रा, जो अभी अहमदाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इसके पहले वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के निदेशक रह चुके हैं। प्रोफ़ेसर पंकज चंद्रा वैसे कुलपति या निदेशकों में नहीं हैं जिनके जीवन का ध्येय कुलपति होने या निदेशक होने में शेष हो जाता है, बल्कि विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान उनकी चिंता के केंद्र में रहे हैं। 2017 में प्रोफ़ेसर पंकज चंद्र की एक किताब प्रकाशित हुई थी, बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज़ दैट मैटर, वेयर आर इंडियन इंस्टीट्यूशंस गोइंग रॉन्ग। यह इस किताब को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों ने बहुत रुचि लेकर पढ़ा था, क्योंकि यह किताब वे सवाल पूछ रही थी जो पूछे जाने चाहिए कि आखिर विश्वविद्यालय बनते कैसे हैं और हम जो शिकायत करते रहते हैं कि भारत के विश्वविद्यालयों का पतन हो रहा है, उनमें 1000 तरह की गड़बड़ियां हैं, तो क्यों हो रही हैं वे गड़बड़ियां? अ, इस किताब में प्रोफ़ेसर पंकज चंद्रा ने उन विषयों पर विचार किया था। आज हम उच्च शिक्षा पर और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए मसलों पर एक-दूसरे से बातचीत करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो विद्या, ज्ञान आदि की चर्चा बहुत करते रहते हैं और हम जो बहुत ही दंभपूर्वक ये कहते हैं कि अ, बस हम विश्व गुरु होने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता प्रोफ़ेसर पंकज चंद्रा, क्योंकि आपने पढ़ाई दूसरे देशों में की है और दूसरे देशों में अध्यापन भी किया है। क्या आपको किसी एक ऐसे देश की याद है जो ये दावा करता है कि वह विश्व गुरु होना चाहता है? शुक्रिया पूर्वानंद जी। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया विश्व गुरु होने का मतलब क्या है। अ, लेकिन हमें लगता है कि बात शायद ये है कि हम अ, अपने मुझे लगता है कि शायद अगर लोग सोच रहे हो कि अगर हम एजुकेशन से या एजुकेशनल रिसर्च से क्या विश्व में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस विचार से हम एजुकेशन को देखें तो ये ऑब्जेक्टिव बुरा नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो हमेशा से एजुकेशन का यही रहा है, किस तरह से हम अपने विचार आगे रखें, किस तरह से एक नई पीढ़ी जो आ रही है उसको विचार बढ़ाएं। लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपने को कहता है कि मैं विश्व गुरु हूँ या सबसे आगे हूँ या सबसे पीछे हूँ। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन तो बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट्री जोन है कि 10 लोग उसमें साथ आते हैं। और आज के समय में जो ये शोध जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सबसे बड़ा तो इंडिकेटर ये रहा है कि
सबसे अच्छा शोध वहीं हो रहा है जहाँ पे कई देशों के लोग साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो चर्चा तो आप तो नहीं उसमें घुसेंगे, जी हाँ। लेकिन मैं दरअसल इसी विषय पर सोच रहा था कि जिसे ज्ञान कहते हैं, वह ज्ञान राष्ट्रीय सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। और मेधा, इसलिए जब हम यह कहते हैं यह यूरोप का ज्ञान है, तो यह एक तरह से सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि यूरोप में भी अगर कोई ज्ञान पैदा हुआ है, भौगोलिक रूप से अगर कोई व्यक्ति जिसने एक विचार पहली बार कहा, व्यक्त किया यूरोप में या अमेरिका में या अफ्रीका में, तो वह सिर्फ वहाँ का नहीं होता है, उसमें योगदान होता है पूरी दुनिया का। तो एक तो ज्ञान किसी राष्ट्रीय सीमा में बंधा हुआ नहीं होता है, और जैसा आपने कहा कि अभी दुनिया में वे ही विश्वविद्यालय या शोध संस्थान बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनमें अलग-अलग देशों के मस्तिष्क साथ मिलकर अ, उस समस्या पर से जूझ रहे हैं, जिस समस्या को वो सुलझाना चाहते हैं या जिसका समाधान करना चाहते हैं। वह एक सिद्धांत का निरूपण हो, किसी दवा की खोज हो, कोई और चीज़ हो, अ, उसमें अलग-अलग मुल्कों के लोग आते हैं, और इसलिए आपका जो अपना अनुभव रहा है, उसमें एक ऐसा कैंपस या परिसर जिसमें अलग-अलग देशों के छात्र और अलग-अलग देशों के अध्यापक साथ हों, उस उसके बेहतर होने की उम्मीद ज़्यादा है, बजाय उसके जो बिल्कुल एक तरह के लोग जहाँ पर हों। इसके बारे बिल्कुल में सही आप क्या कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप सोचिए, साइंस कोई लोकल साइंस तो होती नहीं है, या ह्यूमैनिटीज कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है लोकल। अब हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि जो साइंस सबसे इंटरेस्टिंग जाना जाता वो पीरियड था, वो मेरे ख्याल से अर्ली 20th सेंचुरी का, जिस समय जब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जेसी बोस, एस एन बोस, मेघनाथ साहा, ये कोई इंडियन साइंस नहीं कर रहे थे। वो इंडियन थिंकिंग, इंडियन नॉलेज, इंडियन को वो ग्लोबल नॉलेज के साथ बिल्कुल जोड़ते थे। और दूसरा था कि वो जो जो अचीव करना चाहते थे, वो तो ग्लोबल स्तर पे एक्सेलेंस अचीव करना चाहते थे। जेसी बोस उसी समय उन्होंने रेडियो वेव्स वगैरह की खोज की जिस समय मार्कोनी कर रहे थे, और कहते हैं वो तो आगे भी थे उनसे, उन्होंने ही पहले टेलीफोनी के बारे में ये सब बात की। तो आपकी बिल्कुल बात सही है। जितनी मुझे लगता है कि एक जितना डाइवर्स होगा माहौल पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, शोध करने का, उतने ही अलग अलग विचार शायद आ सकेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का ही काफ़ी सोच हुआ, तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। हम बीएचयू गए जब पढ़ने, तो वहाँ तो पहली बार पूरे देश से बच्चे आ रहे थे। और उसका क्या वो क्या हुआ, इट लिफ्ट्स एवरीबॉडी एल्स। सबको, सबके विचार, सबके एक्सपीरियंसेस अलग है। सो ये डाइवर्सिटी तो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। और अगर आप बड़ी कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी दुनिया की आप देख लीजिए, उसकी जो एक खूबसूरती है कि दुनिया के अच्छे अच्छे लोग, पूरे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे वहाँ पढ़ाने के लिए, चाहे रिसर्च लैब में 15 भाषाएं बोली जा रही हैं, उनके अपने अपने कंटेक्चुअल आइडियाज एक आ रहे हैं साथ में। तो ये डाइवर्स व्यूज, डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स पर्सपेक्टिव का इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक्सीलेंस, या उसे हम उत्कृष्टता कहें या श्रेष्ठता कहें। और हम लोग जो पिछले कई वर्षों से एक दूसरे से बातचीत करते रहे विश्वविद्यालयों के बारे में, उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में,
और हम एक दूसरे से सहमत होते रहे हैं बाकी लोगों के साथ कि विश्वविद्यालयों का एक मकसद दरअसल एक्सीलेंस हासिल करना है, या समाज को बतलाना है कि एक्सीलेंस क्या होता है, कि आप काम चलाऊपन की संस्कृति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक्सीलेंस की संस्कृति होनी चाहिए। तो ये जो एक्सीलेंस की अक्सर लोग विश्वविद्यालयों के बारे में बात करते समय इस पक्ष पर बात नहीं करते हैं कि विश्वविद्यालय का एक मकसद उत्कृष्टता या श्रेष्ठता की प्राप्ति है, और इसलिए अगर उसका एक मकसद श्रेष्ठता की प्राप्ति है या श्रेष्ठता के विचार को स्थापित करना है, तो वह ऐसा किन उपायों से कर सकता है। आपको ये मौका मिला, एक तो आप एक संस्थान के निदेशक हुए जो बहुत पहले से चला आ रहा था, जिसका एक इतिहास था, लंबा इतिहास था, और हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपके निजी तजुर्बे के बारे में। लेकिन दूसरा विश्वविद्यालय जो अपेक्षाकृत नया था और जिसे अपनी तरह से गढ़ने, विकसित करने की छूट आपको थी। तो मैं इस बात पे अभी टिका हुआ हूँ कि ये जो अगर श्रेष्ठता एक उद्देश्य है और आप एक कुलपति के रूप में या निदेशक के रूप में आपने इसे मकसद रखा है, तो आप अपने संस्थान में कौन सी प्रक्रियाएं आपने चलाई, शुरू की, जिनसे आप इसको हासिल करना चाहेंगे? जी। जी। एक एक जो इस समय मैं आपके सवाल पे आता हूँ। एक जो ज़रा चैलेंज अ, हो गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि हर इंस्टीट्यूशन को जल्दीबाजी में अपने ग्रोथ, अपने कामों में लग गया है। अम, जबकि एजुकेशन जो है वो तो और एक्सीलेंस है, थोड़ा स्लो कुकिंग वाली प्रणाली है। उसमें आपको सोच के, विचार करके, धीरे से कदम लेके, धीरे से लोगों को एक साथ जोड़ के उनके विचारों को सामने रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो तब जाके मुझे लगता है कि उसमें से बड़ी खूबसूरती से अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। नाउ जो हमारे दो जो हम तीन इंस्टीट्यूशंस के साथ, तीन चार इंस्टीट्यूशन के साथ जो हिंदुस्तान में जुड़े हैं, एक तो चीज़ है कि कहीं ना कहीं अम, इसमें एक्सेलेंस में गवर्नेंस का हाथ बहुत बड़ा है। और किस तरह से बड़ा है ये, एक तो है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहले तो बिलीव करना चाहिए कि हम एक्सेलेंस से लाइवलीहुड ले सकते हैं, एक्सेलेंस से बेहतर सिटीजन्स बना सकते हैं, एक्सेलेंस से ही हम लव फॉर लर्निंग बना सकते हैं, जो कि एजुकेशन के पर्पस मेरे ख्याल से रहे हैं, हमारे दिमाग में तो हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम अगर उस गवर्नेंस सिस्टम को इस तरह से बना सकें कि जो कि लोगों को, वहाँ कौन स्टेक होल्डर्स है, एक तो स्टूडेंट है, एक फैकल्टी है, एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं जो कि पेरेंट्स हैं, और लार्जर सोसाइटी है, एक एम्प्लॉयर है। अगर इस ढंग से सोचें तो कहीं ना कहीं जो लार्जर सोसाइटी और पेरेंट्स, उनको तो समझाने की भी एक इंस्टीट्यूशनल का दायित्व रहता है कि ये क्यों एक्सीलेंस की ज़रूरत है, और क्यों किस किस्म से जो पढ़ाई होगी या किस किस्म से बच्चों को, हमारे जो छात्र हैं उनका उनका जो पर्सपेक्टिव बनाएंगे, किस किस्म से क्यों बनाया जा रहा है। तो एक तो कम्युनिकेशन वाली बात। दूसरी बात है कि हम किस तरह से अपने फैकल्टी का सिलेक्शन करते हैं, क्या देखते हैं उस फैकल्टी में, किस तरह से हम स्टूडेंट को लेके आते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में कई लोग कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा है। तो, ये भी सोचने की बात है कि अगर हम इस गवर्नेंस सिस्टम को इस तरह से बना सकें कि जो कि लोगों को, वहाँ कौन स्टेक होल्डर्स है, एक तो स्टूडेंट है, एक फैकल्टी है, एक
पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका कुछ इम्प्लीकेशन है ऑन एक्सेलेंस? अगर अगर हम हर बच्चे का को देखते हैं एज अ कैंडिडेट कि उसमें क्या खूबी है, वो क्या करना चाहता है, क्या हम एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं टू एक्सेल, तो मुझे लगता है कि वो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम एडमिशन या और चीज़ें देखें तो हम शायद अपने एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो क्रिएट करते हैं उसको अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि हम कुछ 100 या 1,500 या 10,000 बच्चों को एक साथ एक समूह नहीं देख रहे हैं, हम सबको इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन को कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक दूसरी बात है जो कि हम कहीं ना कहीं अगर ध्यान रखेंगे तो ज़रूर शायद अम, शायद ऑब्जेक्टिव्स, गोल और एक्सेलेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। तीसरी हाँ, चीज़ है कि हाँ, नहीं, नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। सिर्फ़ मैं, चूँकि आपने छात्रों के दाखिले की बात की कि हम दाखिल करने से ज़्यादा एलिमिनेट करते हैं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक विचार ये है जो दुनिया में कुछ देशों में है और हमारे देश में अभी काफ़ी प्रबल होता जा रहा है। जिस आपने शुरू में डाइवर्सिटी की भी बात की थी, अगर हम उसको भी ध्यान में रख लें कि सारे ही विश्वविद्यालयों को एक यूनिफ़ॉर्म प्रोसेस, एक यूनिफ़ॉर्म मैकेनिज़्म के ज़रिए छात्रों को दाखिल करना चाहिए। भारत में प्रयोग शुरू हुआ है इसको लेकर। अ, अगर मुझे ठीक याद है तो चीन एक दूसरा देश है जो ये काम करता है। लेकिन जिन्हें हम श्रेष्ठ विश्वविद्यालय कहते हैं, अमेरिका के, जहाँ जाने के लिए हमारे लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। अ, तो ये जो एक यूनिफ़ॉर्म या एक कंबाइंड ज़रिया है जिससे सारे विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया तय हो जाएगी, जो चीन में भी है और जिसको लोग मानते हैं कि ठीक है शायद। इसमें और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि दाखिला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है छात्रों का, जिसमें विश्वविद्यालय का हाथ रहना चाहिए, तो उसे आप कुछ समझाएँगे हमें क्या? जी हाँ। सो मुझे लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड एडमिशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस की थिंकिंग है, ये तो एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि एक एंटिटी है, एक स्टेट है जो कि विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को कंट्रोल करने का कोशिश है, और और उनको वो कह रहा है कि आप सब जो हैं अपने आप नहीं कर सकते। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फेथ एंड ट्रस्ट। एक सेंट्रल बॉडी वो कह रही है कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं है। कोई हार्वर्ड को तो बोलता नहीं है कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन वो तो एडमिशन देता है। वो बच्चा हार्वर्ड में होगा एडमिशन, हो सकता है स्टैनफोर्ड में उसका एडमिशन ना भी हो। सो अब मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो फंडामेंटल उनका टास्क है कि बच्चों को देखें और कहें कि हम किस तरह से आपको अपने इंस्टीट्यूशन में लेके आएंगे। और उसके बहुत इम्प्लीकेशन है। उसके इम्प्लीकेशन ये है कि अम, हम फिर 8 साल से, 7 साल से, जैसे कि इंजीनियरिंग एडमिशन में होते ही आए हैं, वो केवल उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं और स्कूल में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और लर्निंग और एजुकेशन तो बहुत सोशोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आ रहा है स्कूल तक, स्कूल ख़त्म करके यूनिवर्सिटी में, तो वो एक बिल्कुल एग्ज़ाम पास करने की मशीन बन के आ रहा है। वो एक लर्निंग सीकिंग इंडिविजुअल, मेरे ख्याल से उसमें वो क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है अक्सर। सो और
और दूसरी चीज़ है कि हर एक और रियलाइजेशन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं उनमें शायद ना हो, कि हर इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन इज बिल्ड ऑफ पीपल। वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का स्टाफ, हर इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग है। उसकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, उसका एरिया ऑफ फोकस अलग है, उसका कल्चर अलग है। आप अगर हमारे अच्छे जो इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, आईआईटीज या आईएम्स, इनको ही देख लें, हर इंस्टीट्यूशन अलग है। तो क्यों हम वो तो क्या बच्चा जो है वो हर इंस्टीट्यूशनल कल्चर में वो क्या अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा? ये भी तो एक सवाल उठता है। उसको तो उस कल्चर में हमें ले जाना चाहिए जहाँ पे वो कंटेक्चुअली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, जहाँ पे वो अपने को लिफ्ट कर सके। और उसके लिए तो इंस्टीट्यूशन को ये ऑटोनॉमी तो होनी ही चाहिए कि वो कैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करें। एक डर लोगों का रहता है कि हाँ, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये ठीक ढंग से नहीं करेंगे। बट अगर जो इंस्टीट्यूशन ठीक ढंग से नहीं करेगा तो वो बैठ भी जाते हैं, वहाँ अच्छे बच्चे जाते भी नहीं हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और हमारे यहाँ अभी तक था नहीं इस तरह से, इंस्टीट्यूशन अपने आप चुनते थे। आप जेएनयू की ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हम तो उनके जो, अब पता नहीं अभी एडमिशन कैसे होता है, बट आज से 30 साल पहले जैसे एडमिशन होता था तो बड़ा ही सोच विचार करके बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से एडमिशन प्रोसेस, जो कि डाइवर्सिटी भी बनाता है, कंटेक्चुअल लर्निंग को भी लेके आता है, और एक्सीलेंस और उसके परफॉर्मेंस को भी देखता है। वो सब देख के स्टूडेंट मिक्स बनाते थे। तो स्टूडेंट कोहॉर्ट का जो फॉर्मेशन है वो बहुत क्रिटिकल है एक एजुकेशन के लिए, कि किस ढंग से हम डाइवर्स कोहॉर्ट बनाएं, किस ढंग से ऐसे बच्चे सब लेके आए जिनकी अलग अलग स्किल्स हैं, जो कि जब साथ में वो बैठेंगे तो सबका ही एवरेज लिफ्ट होगा, उसी से नए आइडियाज और नए एक्सपीरियंस बनते हैं। और हम अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं जिसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा। वो इंस्टीट्यूशन को एक अलग ढंग से बना रहा है और बनाएगा इन टाइम्स। हाँ, अभी चूँकि पहला ही साल है, दूसरा ही साल है, तो जैसा आपने कहा कि अकादमिक दुनिया में हम बहुत जल्दी निष्कर्षों पर नहीं पहुँचते हैं, और जब तक हमारे पास पर्याप्त सूचनाएँ ना हों, आँकड़े ना हों, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं कि इसके पहले क्या स्थिति थी और इसने प्रभाव कैसे डाला है। तो अभी हम हो सकता है कि तुरंत इस पर टिप्पणी ना कर सकें, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो आपने बात कही, वो बात सही है कि अगर हम श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं, जिसमें मेरी और आपकी सहमति है और बाकी लोगों की भी होगी, और यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हम श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं तो वह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। तो यानी समानता के सिद्धांत की कीमत पर श्रेष्ठता नहीं हासिल की जा सकती है, और इस पर आगे भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो लेकिन अगर श्रेष्ठता हमारा लक्ष्य है और हम श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को देखना बहुत आवश्यक है, छात्रों के दाखिले की। और आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हवाला दिया, या ऐसे और शिक्षा संस्थान भारतवर्ष में जिन्होंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपनी एडमिशन प्रोसेस बनाई और छात्रों को शामिल किया, और उनका इतिहास ये साबित करता है कि उनका ये निर्णय सही था। तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ी ट्रेजरी होगी कि उन्होंने जो एक एक विलक्षण चीज़ विकसित की थी, उसको हटाकर एक स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफाइड सिस्टम में उनको ला दिया जाए। आपने एक दूसरी बात कही जो मुझे बहुत मार्के की लगी, और वह यह थी कि जब ये सब मिलते हैं अलग-अलग किस्म के लोग, छात्र, तो जो औसत है, औसत स्तर, वो औसत स्तर ऊपर उठ जाता है। अगर हम श्रेष्ठता की बात करें और इस औसतपन की बात करें, तो एक मकसद ये भी होता है सारे संस्थानों का, और खासकर शिक्षा संस्थानों का, कि वो जो समाज का औसत है, उस औसत को ऊपर ले जाए। तो
यह एक मकसद है इस औसत को ऊपर ले जाना, ना कि एवरेज जो ऊपर है उसको एवरेज पर ला देना कि नहीं आप बहुत डींग हाँक रहे थे तो हम आपको खींच कर नीचे ले आएंगे। यह मकसद नहीं होता है, मतलब मकसद है औसत को ऊपर ले जाना। अगर मैं आपकी बात को ठीक समझ जी पाया हाँ, हूँ जी तो। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज वह है फिर जो दूसरा एलिमेंट है जिसका जिक्र आपने किया वह है फैकल्टी या अध्यापक। अ, और एक कुलपति के रूप में जैसा आप आपसे तो हमारी चर्चा होती रही है और आपका आपकी एक जद्दोजहद रही है कि आप कैसे अच्छी फैकल्टी अपने यूनिवर्सिटी में लाएं, अपने विश्वविद्यालय में लाएं। और एक कुलपति के रूप में ये काफ़ी संतोष की बात होती है कि आप एक अच्छा फैकल्टी मेंबर ला पाए। तो यह जो प्रक्रिया है अध्यापकों को लाने की, बहाल करने की, इस प्रक्रिया में भी भारत के विश्वविद्यालय स्वतंत्र नहीं है। अ, उनको एक केंद्रीय निर्देश दिया जाता है, उनको ये बतलाया जाता है कि ये क्वालिफ़िकेशन होगा, इस क्वालिफ़िकेशन के आधार पर आप अ, और ये प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया से आप अध्यापकों का चयन करेंगे। लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय ऐसा नहीं करते रहे हैं, जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं। स्वयं आप ऐसा नहीं करते हैं और भारत में भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन जो दूसरी पद्धति अपनाते हैं। तो इस संबंध में कुछ हमें बतलाएं, ये जो फैकल्टी का सिलेक्शन है और वो क्यों बहुत ही क्रूशियल है या बहुत महत्वपूर्ण है एक शिक्षा संस्थान के लिए। या सो नहीं, आई थिंक फैकल्टी तो एक किसी इंस्टीट्यूशन की सोल है। और फैकल्टी का अगर फैकल्टी से देखिए क्या निकलता है। फैकल्टी से करिकुलम निकलता है, फैकल्टी से स्टूडेंट का इंगेजमेंट निकलता है, फैकल्टी स्टूडेंट को इंस्पायर करती है, फैकल्टी से क्लासरूम लर्निंग होती है, फैकल्टी से रिसर्च होती है, फैकल्टी से ही एक्सेलेंस बनती है। और अच्छे जहाँ जहाँ आपने देखे हैं देश में भी और विदेश में, अपने यहाँ भी ये है कि जहाँ जहाँ अच्छे फैकल्टी है, अच्छे लोग उसी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छे अच्छे माहौल में अच्छे फैकल्टी के साथ काम करना चाहते हैं। सो फैकल्टी तो मुझे लगता है कि फैकल्टी का जो चयन है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है एक इंस्टीट्यूशन के लिए। नाउ कैसे हम करते हैं, मुझे लगता है कि एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं लास्ट 100-75 साल में जब भी हुआ हो, उसके पहले हुआ, उसके बाद हुआ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने फैकल्टी के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। तो कैसे सिलेक्शन होता है कि एक किसी, चाहे वीसी का सिलेक्शन हो, चाहे उस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर पे, बट चाहे फैकल्टी का सिलेक्शन हो, हम बाहर से लोगों को लेके आते हैं। हम अपने फैकल्टी को बिल्कुल ही उसके ऊपर कुछ भी ट्रस्ट नहीं, कुछ हमें लगता है कि जैसे वो जो है वो कुछ गलत ही करेगा। एक तरफ तो हम फैकल्टी, उसी फैकल्टी को हजारों बच्चों की लाइफ से को बनाने का दायित्व दे रहे हैं, उसको इंगेज करने की का परमिशन दे रहे हैं, लेकिन उसी को हम फिर ना तो करिकुलम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ना उसको हम एग्जाम जज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ना उसको दूसरी फैकल्टी सेलेक्ट करने की। ये तो मुझे लगता है बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन है, और हमें लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सपेक्टिव है जो कि देखना चाहिए, और देशों में बिल्कुल नहीं मिलेगा। फैकल्टी जो है वो, जो डिपार्टमेंट की फैकल्टी है वही चूज करेगी कौन नया फैकल्टी आ रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई वो तो गलत डिसीजन लेंगे, अपने दोस्तों के बच्चों को ले लेंगे, बट एट सम पॉइंट इसमें तो कुछ करेक्टिव मैकेनिज्म तो हो गई है। और तो करेक्टिव मैकेनिज्म है कि आप अगर खराब लोगों को लेते जाएंगे तो आपका जो स्तर है वो गिरता ही गिरता चला जाएगा। सो जो अच्छे इंस्टीट्यूशन तो यही चाहेंगे कि सही आदमी जो कि इस ग्रुप के साथ काम कर सके,
उस फिलॉसफी को आगे बढ़ा सके, अपना उसमें कुछ पर्सपेक्टिव डाल सके, वो करें। तो पहली चीज तो मुझे लगती है कि ये जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में बिल्ड करने की जरूरत है, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, कि ये जो लोग इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं ये उसके वेलफेयर ही चाहते हैं। ये कोई भी अपने इंस्टीट्यूशन को डुबोना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उसकी भी प्रेस्टीज, उसकी भी उससे इन्वॉल्व है। तो तो हैविंग सेड दैट, हर जगह जहाँ पे भी हमने देखे हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस इंडिया में, और कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ले लीजिए, ये आप कई आईएम्स जो हैं पुराने वाले उनको ले लीजिए, इन सब जगह आप जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं हमारी जैसे, उनको ले लीजिए, आप सब जगह हम सबसे ज़्यादा जो समय जिस बिताते हैं वो है फैकल्टी सिलेक्शन, और हर इंडिविजुअल को उतना समय हम देते हैं कि जिससे वो हमें समझ सकें कि हम किस किस्म की यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम समझ सकें कि ये जो फैकल्टी है ये क्या हम इनकी इनकी मदद कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन टू बिकम एक्सेलेंट, टू बिकम अ टॉप रिसर्चर, टू बिकम अ टॉप टीचर। हर इंस्टीट्यूशंस की अपनी स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस है। तो ये जो इनलार्ज प्रोसेस है, ये कई दिनों का प्रोसेस है। अब आप नॉर्मल सिलेक्शन कमिटी में आप देख लीजिए, लोग जाते हैं, एक तो है कि किसी वजह से, चाहे वो लॉ हो, चाहे डर हो कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी के पास है, हम उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाते हैं तो कोर्ट में केस हो जाएगा, इसलिए हमें सबको बुलाना चाहिए। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंटरव्यूड फॉर अ पोजीशन, और एज अ रिजल्ट उनको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इससे ज़्यादा दे नहीं पाता है कोई भी सिलेक्शन कमिटी। और सिलेक्शन कमिटी भी उसमें मैं तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट के बहुत खिलाफ हूँ इन अ सिलेक्शन कमिटी, क्योंकि एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो किसी और इंस्टीट्यूशन से आता है, वो उस इंस्टीट्यूशन के ना तो कल्चर समझता है, ना उस इंस्टीट्यूशन की, उस डिपार्टमेंट की नीड को समझता है कि किस वजह से ये फैकल्टी हायर की जा रही है, किस क्या क्या पर्सपेक्टिव और कल्चरल वैल्यूज का मिलन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो फैकल्टी है सबसे अच्छी बने। सो वो जो एक्सटेंडेड प्रोसेस है, और एक और चीज भी है कि जब हम, जैसे हम आजकल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन करते हैं, जो सिलेक्शन में जब यूनिवर्सिटी के या उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस नए फैकल्टी को मदद करने में कि वो सक्सीड करे लाइफ में एकेडमिकली। किसी और ने तो आपको सेलेक्ट किया है, आप तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जब हम मिल के अपने डिपार्टमेंट में डिस्कस करके बहुत ओपनली शॉर्ट लिस्ट करते हैं 10 लोगों को, 100 में से, 150 एप्लीकेशन में से, तो हम ये भी कहते हैं कि अगर इनमें से कोई अच्छा आएगा तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी मदद करें, हम इसको इंटीग्रेट करें डिपार्टमेंट में, हम इनके साथ रिसर्च करें, हम इनके साथ कोर्स पढ़ाएं, हम इनको उस ऑब्जेक्टिव गोल की तरफ पुश करें जिससे वो एक्सीलेंट एकेडमिक बन सके। अगर वो एक्सीलेंट एकेडमिक बनेंगे तो इसमें जैसे कहते हैं कि द सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल हैज अ होल विलेज बिहाइंड, सेम द सक्सेस ऑफ एन एकेडमिक हैज एन एंटायर डिपार्टमेंट एंड द रोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी बिहाइंड इट। अब वो हम नहीं करते, और वो बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत फ्रैगमेंटेड है। कोई किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप अगर है तो है, बट एकेडमिक रिलेशनशिप्स बहुत कम है। हम बाहर वालों के साथ काम करते हैं ज़्यादा, लेकिन अपने कॉलीग्स के साथ में काम बहुत नहीं करते हैं, साथ में पढ़ाते नहीं हैं, साथ में रिसर्च नहीं करते हैं, साथ में ग्रांट नहीं लिखते हैं।
सो ये जो है, आप बाहर की यूनिवर्सिटीज देखिए तो उसमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। अपने ही डिपार्टमेंट में नहीं, बल्कि अलग यूनिवर्सिटी के अलग-अलग डिपार्टमेंट में लोग साथ आते हैं, सेमिनार्स में साथ बैठते हैं, क्योंकि वो सब रिस्पॉन्सिबल रहे हैं एक दूसरे के प्रमोशन में। अब प्रमोशन ही आप देख लीजिए, यूएस वगैरह में या यूरोप में जो प्रमोशन होता है, टेन्योर वगैरह होता है, वो उसमें बड़ा लंबा वो प्रतिक्रिया है। 1 साल की प्रतिक्रिया है अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं। आप उसको उसका डोसिए बनवाते हैं, फिर एक फैकल्टी जो आपकी आपकी डिपार्टमेंट होता है उसमें कोई एक व्यक्ति उसका नियुक्त किया जाता है जो कि आपके पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद वो जाके एक कमिटी बनती है आपके स्कूल की जहाँ पे ये डिस्कस आपका केस होता है, फिर यूनिवर्सिटी पे जाती है, जबकि और डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो आपके डोसिए के ऊपर कमेंट्स करते हैं और फिर आपको प्रमोट किया जाता है। और इस प्रोसेस का रीजन यही है कि ज्यादातर लोग आके जो जुड़े हुए हैं आपकी सक्सेस से, वो आपके एक्सीलेंस को पहचाने। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी चीज जो आपने की है अच्छी, वो किसी से मिस आउट हो जाए। और तो एक्सीलेंस को परखने के लिए भी तो कई लोग चाहिए, और आई थिंक वो बहुत जरूरी है, जो कि और वो लोग चाहिए जिनका स्टेक हो सिस्टम। हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी होती है, प्रमोशन कमेटी होती है, हम बाहर से लोगों को लेके आते हैं जिनको उस सिस्टम के बारे में, वो क्यों उस आदमी ने या उस व्यक्ति ने किस तरह से एक टीचर ने परफॉर्म किया उसके बारे में कोई खबर नहीं। 4 पन्ने का नोट है, उसको पढ़ के तीन एक सवाल पूछ के हम डिसाइड करते हैं उसका सिलेक्शन या उसका प्रमोशन। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी वीकनेस है, जो कि जो सोल ऑफ द यूनिवर्सिटी है, एक फैकल्टी, उसको बिल्कुल ही उसको वीकन कर दिया है सिस्टम ने। और हम बाहर से जो इन्फ्लुएंस उसकी बात तो नहीं करेंगे इस समय, लेकिन वो भी एक रोल प्ले करता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई एक क्वालिफिकेशन, एक सेट ऑफ क्वालिफिकेशन आप सबके लिए नहीं सुझा रहे हैं नहीं, कि जी हाँ। और फिर विश्वविद्यालय इसके लिए भी स्वतंत्र होंगे कि वे किस व्यक्ति को, किस स्कॉलर को किस रूप में अपॉइंट कर रहे हैं। जी हाँ। आप किसी को हो सकता है प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट करें और किसी को हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट करें, और ये पूरी तरह से आपकी आज़ादी होगी। और जिन प्रक्रियाओं का वर्णन अभी आपने किया कि इन प्रक्रियाओं के ज़रिए, तो वो एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें पूरा विश्वविद्यालय एक प्रकार से शामिल है, तो बिल्कुल। उसकी ज़िम्मेदारी सबकी हो जाती है। वो सिर्फ़ कुलपति का की पसंद नापसंद का मामला नहीं होता है। जी हाँ। मतलब उस पसंद नापसंद को वो जस्टिफाई कर सकता है अलग-अलग कारण। लेकिन अगर प्रक्रिया के तौर पे देखें तो वह सिर्फ़ कुलपति वह तय नहीं कर रहा है। पूरा विश्वविद्यालय, उसकी एकेडमिक कम्युनिटी वह तय कर रही है। फैकल्टी, आपने ये कहा कि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे उससे करिकुलम जुड़ा हुआ है, या जिसको आप सिलेबस कहते हैं वह जुड़ा हुआ है, उससे रिसर्च जुड़ा हुआ है, और रिसर्च या शोध इस पर कई वर्षों से हम लोग बात करते रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जब हम शिक्षकों की बात करते हैं, अध्यापन की बात करते हैं, तो बिना शोध के उसकी कल्पना करना कठिन है एक अच्छे अध्यापक की। लेकिन मैं इस बिंदु पर अभी टिकना चाहूँगा, जो रुकना चाहूँगा, जो करिकुलम का है या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का है। इसमें आपने कहा कि असल में अध्यापक उसका स्रोत है। अध्यापक के जिम्मे ये चीज़ है, और हर जगह का एक विश्वविद्यालय के अध्यापक जो होंगे किसी एक विषय के, वो अपने उस विषय के सिलेबस या पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार होंगे और वे ही बनाएँगे। उनको वह बाहर से बना के नहीं दिया जाएगा। कोई, जैसे आप किसी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। वह अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जी होगा, हाँ। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा का होगा। जी हाँ। मुझे याद है कि कई साल पहले जब मूक्स का की काफ़ी धूम मची हुई थी,
तो उस वक्त जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के स्टार प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सैंडल, उनके जस्टिस का कोर्स और जी हाँ। हाँ, अमेरिका के एक विश्वविद्यालय को कहा गया कि आप इसको अपने यहाँ लगाइए। वो छोटा सा कॉलेज या विश्वविद्यालय था, और उसने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हालांकि प्रोफेसर सैंडल एक बहुत बड़े शिक्षक हैं, लेकिन हम अपना पाठ्यक्रम स्वयं बनाएंगे। जी और उन्होंने खुला पत्र प्रोफेसर सैंडल को लिखा कि यह हम पर लागू लादने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। और प्रोफेसर सैंडल ने जवाब लिखा हम्म, कि यह पूरी तरह से आपकी स्वतंत्रता है कि आप अपना कोर्स बनाएं। तो यह जो करिकुलम का मामला है, इस इस पर भी हम थोड़ी बात करें कि क्यों ये बहुत आवश्यक है कि वह विकेंद्रित हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो। वह दरअसल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक हो, कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में हैं वहाँ आप करिकुलम बना रहे हैं, और क्यों उसमें यूनिफॉर्मिटी हमेशा मदद नहीं करती है करिकुलम में। जी, जी हाँ। वो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या मैथमेटिक्स ही क्यों ना बिल्कुल हो। बिल्कुल। अ, जी जी। सो जब करिकुलम के बारे में हम जब सोचते हैं तो कुछ चीज़ें तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम उस करिकुलम से क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्रिटिकल अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं या ग्रेजुएट लेवल पे कुछ क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज़, कुछ एनालिटिकल एबिलिटीज़, कुछ कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़, कुछ इंडिपेंडेंट थिंकिंग की एबिलिटीज़ और कुछ डिसिप्लिनरी नॉलेज, जो कि अगर जो व्यक्ति उस डायरेक्शन से उसी विषय में आगे पढ़ना चाहे या उसको लेके अपना लाइवलीहुड बनाना चाहेगा या नौकरी करना चाहेगा, तो उसको डिसिप्लिनरी डेप्थ होने की ज़रूरत है। सो ये कई चीज़ें ध्यान रखते हैं जब हम एक सिलेबस या करिकुलम बनाते हैं। नाउ जो गोल्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है एक डिसिप्लिन की, या एक 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 सब्जेक्ट की कुछ डिसिप्लिन होती है, उस सब्जेक्ट की कुछ नॉलेज सिस्टम होता है, उस सब्जेक्ट का कुछ एक्सप्लोरेशन होता है। ये कई ढंग से किया जा सकता है। मैं तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, तो हम लार्जली मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन सब चीज़ों को पढ़ाते हैं। अगर हमें कैपेसिटी प्लानिंग पढ़ानी है, उसके बारे में सिखाना है, तो हम कई ढंग से कैपेसिटी प्लानिंग को बता सकते हैं। कई विषयों से उसको वो सिखा सकते हैं। तो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं एक हमारी डिसिप्लिन में, वो उनको वो चीज़ें बता सकती हैं और वो स्किल्स उनको दे सकती हैं, वो पर्सपेक्टिव उनको, वो डीप थिंकिंग, वो एनालिटिकल एबिलिटी उनको दी जा सकती है। और जब हम अपने जो हमारा पैशन है एज अ टीचर, जो हमारा डिसिप्लिन है, उसके तहत हम ये जब जब पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो क्लास का माहौल है और जो पढ़ाने का कार्यक्रम है, जो अपनी रिसर्च है, वो मैं उसको अंदर ज़्यादा लाऊंगा, ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। तो अलग अलग कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, कुछ चीज़ें तो फंडामेंटल हैं जो कि सभी लोग पढ़ाते हैं अच्छी तरह। सो एक जो करिकुलम का जो रोल है, एक स्टैंडर्डाइजेशन का जो रोल है, वो केवल एक ब्रॉड पैरामीटर डिफाइन करने का है कि देखिए, ये ब्रॉड नॉलेज जब आदमी ग्रेजुएट करेगा एक बीए होके या बीएससी होके या बीटेक होके, तो ये ब्रॉड नॉलेज, ये ब्रॉड स्किल्स, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ये ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए उनमें। और यूएस में अगर आप चले जाइए या यूरोप में ही क्यों नहीं चले जाए, आप दो अच्छे इंस्टीट्यूशन ले लीजिए यूरोप के, ईपीएफएल ले लीजिए, स्विट्जरलैंड में एक एक ले लीजिए, ईटीएच स्वीडन में। दोनों बड़े अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं। दोनों की पढ़ाई का कार्यक्रम अलग है, दोनों ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग देते हैं, दोनों ही एक दूसरे की डिग्री रिकग्नाइज करते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन जिस ढंग से पढ़ाते हैं वो भी अलग है। हम जो है समहाउ कंटेंट के ऊपर ज़्यादा केंद्रित हैं
और प्रोसेस ऑफ लर्निंग और पेडागोजी को हमने बिल्कुल अलग रख दिया है। और कंटेंट को, हमारे लिए कंटेंट इज द किंग, जबकि जो कंटेंट से लर्निंग हो रही है, जो आउटकम है, उसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया। और इंस्टीट्यूशन से जो दुनिया भर के हैं, उन्होंने इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखते हैं कि कंटेंट तो है ही है, थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल कंटेंट, सबको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो थोड़ा तो जानना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उन्हें कुछ चीज़ें तो माइक्रो में जाननी ही पड़ेगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल। बट हम क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किताब से और किस ढंग से हम उसको पढ़ाते हैं, दोज आर द थिंग्स दैट मेक इट वेरी डिफरेंट, मेक टू इंस्टीट्यूशंस वेरी डिफरेंट। और फिर जो है वो अपनी, वो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ उसमें है, उसमें अपनी यूनिकनेस है, उसमें आपने जो जस्टिस वाला कोर्स कहा है, कई लोग जस्टिस के कोर्स पढ़ाते होंगे दुनिया भर में, हर लॉ स्कूल में जस्टिस के ऊपर कोर्स पढ़ाया जाता होगा, लेकिन सब अलग ढंग से पढ़ाते हैं, सबके करिकुलम अलग है, सबके टॉपिक्स अलग हैं, सबके। तो क्यों जस्टिस कैन, व्हाई शुड जस्टिस बी सीन थ्रू वन लेंस? जस्टिस को भी कई ढंग से देखना चाहिए, एक ही यूनिवर्सिटी में कई जस्टिस के कोर्सेज हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो हम सेंट्रलाइज ढंग से, एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन को जब देखना शुरू करते हैं और सबको समान फ्रेमवर्क में हम डालते हैं और फिर पुश करते हैं कि आप उसके डिटेल भी उसको फॉलो करें, उसके करिकुलम भी, यहाँ तक कि आप किताब भी वही लीजिए और आप टॉपिक्स भी वही डिफाइन कीजिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फैकल्टी का इनोवेशन है, पैशन है, उनका रिसर्च है, वो परे हो जाता है। अब वो उसकी वजह से फिर मुझे बेयर मिनिमम लेवल पे टीचिंग होती है, उसी लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, और मुझे लगता है कि ये एक्सेलेंस हमें बहुत ही दूर ले जा चुका है। और वो मुझे लगता है ये कंट्रोल ड्रिवन माइंडसेट के तहत है, एक मिसट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। कई बार हमने सुना है लोगों को कहते हुए, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या और जगह हो, कि एजुकेशन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एजुकेशनिस्ट अलोन। मैं तुरंत सवाल पूछता है, हमने कहा टू देन हु विल यू लीव देम टू? यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड, आप बच्चे को 12 साल के लिए स्कूल में भेजते हैं, एक 4 साल 3 साल या 4 साल के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, वहां पे तो आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनके एजुकेशन के लिए क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं? उनके वेलबींग के लिए क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं? उनके मेंटल ग्रोथ, उनके एक्सीलेंस उनको प्रोवाइड क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं? छोड़िए, एक बार छोड़ के तो देखिए। इतने साल तक तो हम लोग डिफाइन ही करते आए हैं, जब छोड़ के भी एक कुछ साल देख लें कैसे होता है। और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जितनी फैकल्टी को एकेडमिक फ्रीडम है, मिलती है, उतना ही वो इनोवेट करता है, उतना ही वो डीप एक्सपेरिमेंट्स करता है, और उसी से मुझे लगता है कि उनकी एक्सेलेंस और स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक्सेलेंस की तरफ बढ़ती है। अभी आपने ये बात कही और ये बिल्कुल ठीक है कि आपको अध्यापकों पर विश्वास करना होगा, और यहाँ भी करिकुलम में भी वही सिद्धांत कारगर है, विविधता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत नहीं और केंद्रीयता का नहीं, कि आप यह कहें कि फलां विषय का पाठ्यक्रम है तो वह समरूप रहेगा 80% और आप सिर्फ 20% अपना कुछ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण से एक अच्छे पाठ्यक्रम की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इससे एक दूसरी बात निकलती है, जिस पर पिछले कई वर्षों से बहुत जोर दिया जा रहा है, उस पर भी हम लोग कई सालों से चर्चा करते रहे हैं। अमेरिका में जब 2011-12 में मूक्स की चर्चा शुरू हुई, मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर की चर्चा शुरू हुई, और उसको एक इलाज की तरह देखा गया कि वह इलाज कर देगा जो बड़े पैमाने पर लो क्वालिटी एजुकेशन है, उसको कॉम्पेंसेट कर देगा, क्योंकि स्टार प्रोफेसर्स
के ज़रिए हम ऑनलाइन कोर्सवेयर देंगे और लोग एक्सेस करेंगे, और फिर यूनिवर्सिटीज़ को भी उत्साहित किया जाएगा कि वे उसे उसके आधार पर डिग्री दें। तो मैं अब तक जो समझ पाया हूँ और मूक्स को जो मैंने देखा है वह यह है कि वो जो उसका आरंभिक दंभ था या उत्साह था वह तो ठंडा पड़ गया है। लेकिन भारतवर्ष में उसने तेज़ी पकड़ ली है, और वह एक दूसरे ढंग से तेज़ी पकड़ी है। यानी आधिकारिक रूप से भी अब ये कहा जा रहा है कि ये जो क्लासरूम टीचिंग है, जिसको हुँ, फिज़िकल टीचिंग आप कहते हैं, हुँ, हुँ, इसको कम से कम करना चाहिए। है हुँ, ना? और यहाँ यहाँ तक का लक्ष्य दिया गया है कि हमें उत्तरोत्तर क्रमशः इस दिशा में बढ़ना चाहिए, जिसमें क्लासरूम टीचिंग 30% रह जाए और हुँ, 70% टीचिंग ऑनलाइन हो जाए। हुँ, मुझे बहुत पहले की याद है, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में सैम पित्रोदा आए थे, और सैम पित्रोदा ने भाषण देते हुए कहा था कि अब पढ़ाई का ये जो तरीका है वो बहुत पुराना पड़ गया, है ना? तो अब हमें एक विषय में 5 स्टार प्रोफ़ेसर्स चाहिए, और बाकी जगह हमें फैसिलिटेटर्स चाहिए। तो वो 5 प्रोफ़ेसर्स, उनके लेक्चर ऑनलाइन हो जाएँगे, और उसके बाद फैसिलिटेटर चाहिए जो छात्रों तक पहुँचा देगा, क्योंकि वो जो आपने कहा कि कंटेंट, हम ये मान रहे हैं कि वो कंटेंट अपलोड हो जाएगा और उसके बाद छात्र उसको ग्रहण करेंगे। भारतवर्ष में अब इसे आधिकारिक तौर पे सुझाया जा रहा है कि क्लासरूम्स में इसलिए कि ये जो शिक्षक नाम का प्राणी है या अध्यापक नाम का प्राणी है, इसके चलते काफ़ी अस्थिरता भी हो सकती है, अनिश्चितता भी हो सकती है। तो हम स्टैंडर्डाइज़ करेंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन को ऑनलाइन इसमें ले आएँगे। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अब हम और भी आगे बढ़ गए हैं, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर अब विश्वविद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। तो इन इन 2 चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो या सुझाव दिए जाते रहे। मुझे माफ़ कीजिए, एक तो है मैं कि मेरा या प्रश्न था, लेकिन जी। तो हम मुझे लग रहा है कि जो जहाँ जिस ग्रुप में, चाहे वो एकेडमिक ग्रुपिंग हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, स्टेट और सिटी लेवल पे या कंट्री लेवल पे जो इस बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि अम, उनको थोड़ा-सा इंस्टीट्यूशन और लर्निंग प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। जो आपने हमने सभी ने ऑनलाइन पढ़ाया है, और हमने उसके उसकी जो एडवांटेजेस हैं थोड़े बहुत वो भी देखे हैं, लेकिन उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे सामने आए हैं। और ये हम भूल जाते हैं कि जो लर्निंग है वो एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कंटेंट एक्विजिशन का प्रोसेस नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हमें बहुत जो कंटेंट के ऊपर फोकस करके, हमारे विचार हैं कि इट्स बेटर कि हम 4 ही चीज़ें क्लास में एक कोर्स में पढ़ें, लेकिन 4 चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। वनस्पति की 40 चीज़ें उस करिकुलम में डालने की कोशिश करें। इट्स ओके एक तरफ तो हम बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है कि जो हमने 36 चीज़ें और नई 40 में से पढ़ी हैं, हम सीख लेंगे। कुछ मास्टर्स के लेवल पे सीख लेंगे, कुछ काम करते समय सीख लेंगे, कुछ सेल्फ लर्निंग से सीख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ 4 साल में सीख, लेकिन अगर हमने 4 साल में 4 चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीखी, तो मुझे लगता है कि एक हम कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, एक हम एक 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 एक्सीलेंट थिंकर के को तैयार करके बाहर सोसाइटी में ला रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्लासरूम। क्लासरूम के मतलब चहर-दीवारी नहीं है। क्लासरूम इज़ कलेक्शन ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुगेदर। वो क्लासरूम है। चाहे वो बाहर बैठे हों, अंदर बैठे हों, घर में बैठे हों, कहीं बैठे हों, बट इट्स दैट कलेक्शन ऑफ पीपल। क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है, टीचर पढ़ा रहा है और किसी बच्चे ने सवाल पूछा किसी छात्र ने, तो और किसी तीसरे ने इसका जवाब दिया, तो जो चौथा बच्चा है वो भी सीख रहा है उस जवाब से।
जब हम इंडिविजुअली लर्न करते हैं मूक के सामने बैठे हुए, तो बहुत सारे इस किस्म की लर्निंग जो है, जो औरों से हमें होती है, औरों के सवालों से, औरों के असाइनमेंट से, औरों के प्रश्न के डिस्कशन से, औरों के आंसर के डिस्कशन से, औरों के पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट से, हर हर छात्र अपना कॉन्टेक्स्ट लेके क्लास में आता है और उस कॉन्टेक्स्ट के तहत वो सवाल का जवाब देता है, उस कॉन्टेक्स्ट के तहत वो असाइनमेंट करता है। और अगर उसका डिस्कशन करें तो मुझे मुझे लगता है कि लर्निंग बहुत ही रिच है। और वो जो है वो कहीं ना कहीं मूक जो है वो नहीं बन पा रहा है। ये कुछ इसमें एड्यूटेक कंपनीज का पर्सपेक्टिव है कि वो इसको बिजनेस के तहत देखते हैं। हम मूक के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम और आप आज से करीब मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले पहली में भी ग्लोबल मूक 10 साल पहले मूक की कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे साथ, यही समझने के लिए कि इसके क्या कॉन्टेक्स्ट है। विथ ग्रेट एंथुजियाज्म हमने वहाँ पे लोगों से बातें की थी और लोगों को समझा था। कोई अगर बच्चा अकेला किसी गांव में या कहीं डिस्टेंट एरिया में रह रहा है तो आई थिंक इट इज ग्रेट वैल्यू, नो डाउट अबाउट इट। इट मे बी अ वैल्यू एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, कि कई चीज़ें अगर हम इंस्टीट्यूशनली नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो कहीं न कहीं अगर कॉम्प्लीमेंट की तरह अगर देखें, लेकिन जो जो एक क्लासरूम लर्निंग की प्राइमेसी है, उसका वैल्यू है, अगर उसको हम हटा देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एजुकेशन के लिए ये ट्रेजेडी होगी। कहीं न कहीं हम एजुकेशन और लर्निंग एज़ अ प्रोसेस से हट के एजुकेशन एज अ कंप्लायंस ड्रिवन एनवायरनमेंट में चले गए हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो जो रूल्स बना रहे हैं जो लोग बैठ के, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एजुकेशन और लर्निंग होती कैसे है, कैसे बच्चा सीख के एक तैयार होके निकलता है। वो एक ये करना है, इसमें 5 कोर्स करने हैं, इस तरह के करने हैं, उसमें आप टिक मार्क कर दें तो एजुकेशन हो गया। तो आई थिंक ये इससे हमें थोड़ा-सा हटना पड़ेगा और वो तभी हट पाएँगे जबकि हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर फ़ोकस करें बनस्पति इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। आई थिंक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ही नई प्रणाली, चाहे एनईपी हो, चाहे कोई और इनोवेटिव थिंकिंग वाले प्रोसेस हों, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कैसे अपने अपने इमेजिनेशन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तब जाके वहाँ ओनरशिप भी होती है, तब जाके वहाँ पे फैकल्टी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तब वहाँ जाके नए असाइनमेंट्स भी बनते हैं, नए एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं और वहाँ पे बच्चा पे जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा सीखता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मूक एक अच्छाई है कि बहुत सारी चीज़ें जिसकी कैपेबिलिटीज़ एक इंस्टीट्यूशन ना अगर है नहीं है, तो एक 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 मैकेनिज़्म बना है कि चलिए हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सब्स्टिट्यूट नहीं है एक रेगुलर क्लासरूम। एक तर्क यह भी दिया जाता है, जब इसकी चर्चा शुरू हुई कुछ साल पहले, कि दरअसल यह जो टीचर ड्रिवन क्लासरूम प्रोसेस है, और टीचर की टिरेनी है, टीचर तय कर रहा है, तो अब हम छात्र को उससे लिबरेट कर रहे हैं, छात्र को उससे आज़ाद कर रहे हैं। छात्र को हम ये आज़ादी दे रहे हैं कि उसके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें से वो चुनाव कर ले और चुनाव करके फिर वो अपना जो अंग्रेजी में उसको लोगों ने कहा कि बुके है, वो अपना खुद बनाए। तो अब यह बात सुनने में बहुत आकर्षक लगती है क्योंकि तर्क जनतांत्रिक तर्क है, जिसमें आप छात्र को स्वतंत्र कर रहे हैं शिक्षक से और छात्र को अवसर दे रहे हैं कि वह अपना पाठ्यक्रम स्वयं तैयार कर ले, अपने लेक्चर्स स्वयं तैयार कर ले। तो इस जनतांत्रिक तर्क के खतरे क्या हैं? और ये तो बड़ा
बहुत ही कमज़ोर आर्ग्यूमेंट है ये एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक किसी को डेवलप कर दैट अ स्टूडेंट शुड हैव अ चॉइस इज़ अ गुड आइडिया बाय इटसेल्फ क्योंकि अम, क्योंकि हर व्यक्ति हर स्टूडेंट छात्र चाहता है कि वो किस ढंग से कुछ चीज़ें वो और सीख सके बट इट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ सर्टेन बॉडी ऑफ नॉलेज पहले तो ये है दूसरा चीज़ है कि कौन वो बुके डिक्टेट डिक्टेट करेगा कौन डिफाइन करेगा वो बुके क्या है उस बुके में किस किस्म के फूल रखे जाएंगे जहाँ से वो तो डिसीजन उसी का हो सकता है जो कि उस डिसिप्लिन में उस कॉन्टेक्स्ट में उस एजुकेशनल एनवायरनमेंट से बहुत सालों तक जुड़ा हुआ है और समझता है कि एक स्टूडेंट जो कि क्लास 12th के बाद यूनिवर्सिटी में आ रहा है या मास्टर्स में आ रहा है उसको क्या ज़रूरत है वो क्या किस ढंग से ये भी सही है कि बहुत जगह क्योंकि हम सेंट्रलाइज कर देते हैं ये सब डिसीजन मेकिंग तो जो वर्ल्ड जैसे चेंज हो रही है जो उसकी ज़रूरत है वो हम नहीं लाते हैं एज एन एकेडमिक वो भी एक अच्छा वो भी सही क्रिटिक है लेकिन उसको ठीक करने के लिए देयर इज नो सच थिंग एज टिरनी ऑफ अ टीचर टीचर का तो रोल है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके कॉन्वर्सेशन कराना इन वेरी डीप रिफ्लेक्टिव मोड में टीचर का तो ये काम है कि किस ढंग से हम सवाल ऐसे उठा सकें और ऐसा सोच लोगों का डाइवर्स सोच प्रेजेंट कर सकें क्लास में कि बच्चा अपने आप खोज सके उसका आंसर ये तो टीचर का काम है तो मुझे लगता है कि और जो दुनिया भर में चॉइस दी जाती है बट चॉइस दी जाती है किसी डिफरेंट रीजन से ये टीचर को ख़त्म करने के लिए नहीं है टीचर ही चॉइस देता है कि आप अपने को ब्रॉडली एजुकेट कीजिए अपने और जगह के आइडियाज़ जो हैं वो लेके आइए जब पैंडमिक हुआ जब जो जो डिसीजन हुआ कि किस ढंग से 6.5 फीट जो वायरस है वो ट्रैवल करता है और अगर 6.5 फीट हम दूर रहेंगे तो शायद हम इन्फेक्शन नहीं होगा तो तमाम सारे एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थे तमाम सारे एरोसॉल एक्सपर्ट्स थे वो उसको उसके ऊपर शोध कर रहे थे लेकिन उन्होंने एक हिस्ट्री के पीएचडी स्टूडेंट को पकड़ा कि आप जरा जरा लास्ट 100 साल के पेपर्स जो हैं हमारे उनको देखिए उनमें से निकालिए कि कैसे रिसर्च हुआ इस ढंग से द पॉइंट आई वांट टू मेक इट कि जो ब्रॉड एजुकेशन चॉइस वाली है उसका उसका ये तात्पर्य है कि हम किस तरह से एक डोमेन के आइडिया को दूसरे डोमेन में ला के अपने को अपने लर्निंग को एनरिच कर सकें इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ्री फॉर ऑल करके डिफाइन कर सकें कर दें कि जो छात्र है उस कुछ भी ले ले तो ले तो सकता है आप कर लीजिए लेकिन वो जो एक्सपर्टीज वाला जो ऑब्जेक्टिव है जो बिल्ड करना चाहेंगे वो शायद ना बिल्ड हो सकता है कि कोई ब्रॉड एजुकेशन आप वो छात्र कैरी करके जा सके और हो सकता है कि वही उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव हो एजुकेशन से लेकिन वो भी चॉइस देने के लिए टीचर को और इंस्टीट्यूशन को आपको ऑटोनॉमी या राइट देना पड़ेगा कि किस ढंग से उस चॉइस को बनाया जा सके सो कहीं ना कहीं हम आइडियाज़ दूसरों के ले रहे हैं दुनिया से लेकिन उस क्यों वो आइडियाज़ लिए गए हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं और वो किसी दूसरे प्रॉब्लम को हम का सल्यूशन बना के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो ब्रॉड इज गुड बट इट इज नो सब्स्टिट्यूट टू डीप आई थिंक एजुकेशन तो है जो डीप और ब्रॉड और आज के समय में जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट मेक्स योर डीप डीपर वो आपको छितर बितर के सोचने के लिए नहीं आपको प्रेजेंट किया जा रहा है वो तो आपको केंद्रित कर रहा है कि आप किस ढंग से बहुत आइडियाज़ को एक सेंट्रलाइज एरिया में ला के सोच को और आप अपने डिसिप्लिन में अच्छे सवाल पूछ सकें
वो उस ब्रेड्थ जो है उस चीज़ की ट्रेनिंग है। सोसाइटी की और चीज़ें हैं जो आप जान सकें। तो मुझे लगता है कि ये इस आइडिया को हम कंप्लायंस के रूप में न लें, बल्कि एक ब्रॉड डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और पर्सपेक्टिव के तहत लें। और ये अगर फैकल्टी जो है वो ओन अप नहीं करेगा इसके डेवलपमेंट को, तो कौन करेगा? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्टेट के, वो डिफाइन करेंगे? तो फिर वो पढ़ा भी लें। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों की बात तो अलग है, लेकिन हमारी बातचीत की शुरुआत में आपने एक एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, स्लो कुकिंग। मैं रसोई के सामने बैठा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत बहुत सारी चीज़ें धीमी आंच पर पकती हैं। आप अगर आंच तेज़ कर देंगे तो वो जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। और इसलिए पकाने वालों को पता है, जो रसोई में रहते हैं, कि कौन सी चीज़ धीमी आंच पर पकेगी, कौन किसको बिल्कुल तेज़ कर देना है। और कम से कम यह प्रक्रिया, जिसको आपने कहा पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, यह धीमी आंच की प्रक्रिया है। तो और इसलिए पाठ्यक्रम जब बदलते भी हैं तो एक प्रक्रिया के तहत, लंबी प्रक्रिया के तहत बदलते हैं। लेकिन भारतवर्ष में यह समझ भी है, और ये फिर मैं आज की इस बात नहीं कर रहा हूँ। कई वर्षों से हमने देखा है नीति निर्माताओं को कि वो उसमें खासी हड़बड़ी करना चाहते हैं। यानी 3 महीने में सिलेबस बदला जा सकता है, फिर अगले साल उसका पूरा ढांचा बदल दिया जा सकता है, फिर उसके अगले साल और ढांचा बदल दिया जा सकता है। और अगर हम पिछले 7-8 वर्षों में देखें, तो जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अनेक ढांचे प्रस्तावित किए गए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसने खासी अराजकता पैदा कर दी है। और एक यह समझ बन गई है नीति निर्माताओं की कि सिलेबस क्या चीज़ है, ये तो 3 महीने में बन सकती है, ये तो 2 दिन में बन सकती है। मुझे याद है दिल्ली विश्वविद्यालय में जब कई वर्ष पहले 4 साल के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम का कहा गया कि इसको लागू कर दिया जाएगा, और वो 3 महीने में लागू कर दिया गया। तो ऑक्सफोर्ड या किसी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शायद प्रेसिडेंट या कोई आई हुई थी, और उन्होंने कहा कि आई एडमायर यू बिकॉज यू हैव अचीव्ड दिस फीट एंड इट टेक्स अस इयर्स टू डू व्हाट यू हैव डन इन 3 मंथ्स। इसको लोगों ने यहाँ तारीफ के रूप में देखा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाई इट इज स्लो कुकिंग, and why syllabus is not something which you can change year after year, और हर 3 महीने पर या 4 महीने पर या 2 दिन में वो क्यों नहीं बन सकता? आई थिंक इन लास्ट मुझे लगता है कि लास्ट 20-25 साल में जो हमारे सोसाइटी में जो इकोनॉमिक मॉडल जैसे एडवांस किया है, उससे एक तो बड़ी डिससैटिस्फैक्शन लोगों ने एक्सप्रेस किया है, स्पेशली इंडस्ट्री वालों ने, कि हम ये यूनिवर्सिटीज़ तैयार नहीं हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये चेंज नहीं कर रहे हैं, ये ग्रेजुएट नहीं कर रहे हैं। कहीं वो बात थोड़ी सच भी है कि यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी एट टाइम्स थोड़ी रेटिसेंट रहते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करने में। लेकिन जो एक इंडस्ट्री का, ये ब्यूरोक्रेसी का तरीका है कोई आइडिया को लाने का, वो है और बड़ा टॉप डाउन, कि एक सीईओ ने या एक सेक्रेटरी ने या किसी मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये होना चाहिए, ये आइडिया है, और वो टॉप डाउन होके नीचे चले आते हैं। एजुकेशन तो बिल्कुल ही इसके विपरीत रहा है। एजुकेशन तो बिल्कुल बॉटम अप प्रोसेस है, और ये स्लो शिप रही है हमेशा चेंज होने में। और तभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 7-7 साल, 800 साल, 500 साल एक्सीलेंस को बनाए रहे हैं। और बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो 150 साल में, 75 साल में सब बंद हो जाती हैं। गवर्नमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी आती हैं जाती हैं। सो उसका जो रीज़न है वो यही है। एक लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस बनाए रखने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फिलोसॉफिकल मूविंग
को पकड़ के रखना पड़ता है। जो नए फैकल्टी आ रहे हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटर्स यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनको उसके साथ अवगत कराना पड़ता है, उसके साथ उनको आप उस प्रोसेस में उनको लाना पड़ता है। ये बड़ा समय टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक नया इंस्टीट्यूशन से एक साल में हमने 40 लोगों को हायर किया एक स्कूल में, और बार बार अलग अलग कल्चर से वो आ रहे हैं। किस ढंग से आप अपने कल्चरल फिलोसॉफिकल मोरिंग में, वैल्यूज में उनको डालेंगे, और इसके लिए समय चाहिए। और एक बार जब उसमें आते हैं तो फिर सोच होती है। ये आई मीन एजुकेशनल प्रोसेस कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के पहले तो वो सोच का प्रोसेस है। करिकुलम एक सोच का प्रोसेस है, एक डिस्कशन का प्रोसेस है कि आज के समय में चैट GPT-4 जो आया है, इसको किस ढंग से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट करें, कैसे इसके साथ हम डील करें। एक तरफ तो है कि हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक तरफ अलग किस्म का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें जिसमें हम ओपन बुक और पेपर्स और इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग एंड थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। और दूसरी तरफ इस चैट जीपीटी, तो ये इस सोच को समझने के लिए, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए समझ लगता है। टेंग शॉपिंग बड़ा अच्छा चीज़ बोलते थे कि पुट योर टो इन वाटर टू फील हाउ कोल्ड इट इज़। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे सीखते हैं, फिर उसको करिकुलम में लाते हैं। और और जब ज़्यादातर लोगों को, फैकल्टी को साथ लेके चलते हैं, तो ये होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो सके। ये टॉप डाउन प्रोसेस ही नहीं है। और उसमें एक और भी बात है कि एजुकेशन, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की, एजुकेशन तो कलेक्टिव विजडम से की का प्रोसेस है कि हम कई लोगों की सोच को साथ लेके उनके विचारों को का इक्वेट करते हुए उसके साथ सबको एक दूसरे से कन्विंस करते। इट्स अ कन्विंसिंग प्रोसेस, इट्स नॉट एन अथॉरिटेरियन प्रोसेस। और ये Try गवर्नेंस to में भी persuade. You try to persuade and convince. you persuade your colleagues to your argument. That is life, that is learning. आई मीन ड्यूई ने भी ये कहा है, बहुत सारे जितने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने सबने यही बात कही है। इट इज नॉट एन अथॉरिटेरियन प्रोसेस, एंड वंस यू आर एबल टू परसुएड, द लाइकलीहुड इज मच हायर दैट दैट आइडिया विल बी टेकन टू इट्स एब्सोल्युटली बेस्ट लेवल्स। और जिन इंस्टीट्यूशंस ने दुनिया भर में किया है, वो लंबे समय तक वो एक्सीलेंस को बरकरार उन्होंने रख रखा। हालांकि वो स्लो रहे हैं, जरूर स्लो रहे हैं। कभी कभी वो क्रिटिसिज्म जो लार्जर सोसाइटी का, वो आई मीन वाजिब है कि आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक भी सोचने की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग लाइव्स ऑफ लार्जर पीपल। कैन यू इमेजिन ये सिचुएशन कि हर साल हम करिकुलम के पूरा करिकुलम स्ट्रक्चर ही चेंज करते चले आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं रहेगा किस किस्म का ग्रेजुएट निकल के आ रहा है। तो वो तो स्लो प्रोसेस होनी ही है, जिससे कि हम स्टेबिलिटी ऑफ थिंकिंग इन द स्टूडेंट, इन फैकल्टी। बट इसके ये मतलब नहीं है कि जो चेंजेस बाहर हो रहे हैं वो न हम अंदर लाएं, और वो हम उसको रोक के रखें। वो भी मुझे लगता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा बहुत ज़रूर अपने को चेंज करना पड़ेगा। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न, आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया कि और ये शिकायत हमने 2008, 9, 10 जब हम लोग साथ में यशपाल समिति के साथ काम कर रहे थे, तो उस वक्त अक्सर ये शिकायत हम नौकरशाहों से सुनते थे कि इंडस्ट्री की ये शिकायत है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट नहीं पैदा कर रही है, तो आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी आप में इनग्रेन नहीं है। इस पर मैंने जितना अध्ययन किया जनरल एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच रिश्ते का, तो कहीं भी एम्प्लॉयबिलिटी को एक मकसद मानकर जनरल एजुकेशन को उसकी कल्पना नहीं की जाती है या उसको डिज़ाइन नहीं किया जाता है। तो लेकिन ये शिकायत लोगों को समझ में आती है, लोग इससे काफ़ी
सहमत होते हैं कि हाँ, हाँ, आखिर आपका काम एम्प्लॉयबिलिटी पैदा करना है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके होने का मतलब ही क्या है? तो इस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इससे कैसे या विश्वविद्यालय आई थिंक उसमें थोड़ा-सा तथ्य है, कुछ तो उसमें रियलिटी ज़रूर है, बट मुझे लगता है बहुत छोटी-सी। अ, मेरे हिसाब से पर्पस ऑफ लाइवलीहुड being preparing for a livelihood is also a purpose of education. One of the multiple purposes. Being a better citizen is also an important purpose of education. So मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा-सा वो है कि अगर आप एक स्टूडेंट निकल के आ रहा है, वो आज के चेंजिंग माहौल में वो अगर कुछ ऐसी स्किल्स या माइंडसेट लेके नहीं निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको खुद को दिक्कत होगी नौकरी मिलने में। नाउ लेट्स कीप दैट असाइड। पहले एक कंपनी है जिस मेरे ख्याल से एटलीस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बहुत ही हिंदुस्तान में एडमायर किया जाता है, वो हिंदुस्तान लीवर। और कहते हिंदुस्तान थे लीवर। कि हिंदुस्तान लीवर में मोर देन एनीथिंग एल्स जो उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती थी अब हम मैनेजर जब लोग घुसते थे, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो पहले क्या था कि ये जो यही इंडस्ट्री जो कंप्लेन कर रहे हैं, ये अपने नए एम्प्लॉय के ट्रेनिंग में बहुत समय लगाते थे। ये उनके साथ 3 महीने से लेके 1 साल तक की ट्रेनिंग करते थे। उनको अपनी काम करने के तरीके, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने सिस्टम्स प्रोसेसेस के साथ अवगत करते थे, उनको सिखाते थे वो चीज़ें। सो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट निकल के आ रहा है, जो कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है, उसकी इंडस्ट्रियल या ट्रेनिंग होती थी। आज के समय में जितने आप ले लीजिए, विदाउट फेल most of these institutions want an oven ready graduate कि वो जिस दिन घुसे उस दिन से वो उनके लिए उनके सिस्टम सीखने लग जाए। इसलिए अब वो पुश कर रहे हैं कि ये सब जो इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग है वो आप एजुकेशन में डाला जाए, और ये मुझे लगता है बहुत गड़बड़ है। ये बहुत बहुत ही ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को वीक करेगी। यहाँ तक ही हो गया है कि आज के समय में कई कंपनियां हैं जो कि इंटर्नशिप के लिए बच्चों को लास्ट सेमेस्टर में ले लेती हैं या लास्ट 2 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग में ले लेती हैं और कहती हैं हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दो। तो उसकी तो एजुकेशन ही 3 साल की रही और आप सीख जाइएगा 1 साल बाद, और 1 साल आपको इंटर्न की तरह स्टाइपेंड देंगे, 1 साल बाद आपको अच्छी सैलरी दे देंगे। सो मुझे लग रहा है कि जो इंडस्ट्री है इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हटा ले परे कर दी है, और ये यूनिवर्स कुछ चीज़ें स्किल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं जो कि हमें ज़रूर सिखानी चाहिए टू मेक देम रेडी, बट गेटिंग देम टू बी इंडस्ट्री रेडी जो ये बात करते हैं, आई थिंक इट्स अ मेजर फैलेसी। और इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो बच्चे निकल के आएंगे इनकी कंसेप्चुअल नॉलेज, इनकी एबिलिटी टू अप्लाई, ये सब जो है और डीप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन एनी डिसिप्लिन, वो मुझे लगता है कि बड़ी वीक रहेगी। तो और अगर हमने कई साल पहले मैंने एक सर्वे किया था, मैं कंपिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की सर्वे करता था हर 5 साल पे। अब ये करीब 7-8 साल पहले की, ये 10-9 साल पहले की बात है। बेयरली एक जो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉई in many of those firms were less than 4,000 rupees a year. सो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये और हमें इंडस्ट्री के साथ बात करने की ज़रूरत है। हम एकेडमिक्स को इंडस्ट्री के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है और उनकी बात समझने की ज़रूरत है, उनको समझाने की भी ज़रूरत है कि ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं। अगर हम उसकी जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है वो कर्टेल कर दें। उनका प्रॉब्लम है कि बहुत सारे आज के समय में
इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन स्पेशली जो आए हैं, जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे तो बहुत कम ही कुछ होता है, और वहाँ से जो ग्रेजुएट निकलते हैं उनकी किसी किस्म की तैयारी नहीं। ये चर्चा कि यानी जो इंडस्ट्री है वह चाहती है कि उसे बिल्कुल ओवन रेडी ग्रेजुएट दे दिए जाएं ताकि आएँ और वो बस शुरू हो जाएं। और जो गहराई है, समझ की गहराई, जिसको बार-बार यशपाल कहते थे कि असल चीज़ है समझ। तो समझ। हाँ, कि आपके पास समझने की ताकत पैदा होना बहुत ज़रूरी है। और इस संबंध में जो मैं लिटरेचर देख रहा था, एम्प्लॉयबिलिटी और जनरल एजुकेशन, तो जनरल एजुकेशन का मकसद तो उस समझ को पैदा करना है और उस जी। लचीलेपन को पैदा करना है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो अलग-अलग माहौल में अलग-अलग माहौल में आपको रहने के लिए तैयार करती है। उस लचीलेपन के बिना आप नहीं हो सकते और वो जनरल एजुकेशन ही दे सकता है, दे वो सकते। लचीलापन। और यह एक तरह की गलतफ़हमी है कि हम जिसका फिर बहुत ज़ोर और फ़ैशन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, वो ये कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन करेंगे। तो जो असल चीज़ है वो, और इसलिए स्किल ये शब्द अब बहुत फ़ैशनेबल हो गया है। हालाँकि अभी मुझे एक स्नातक स्तर पर पहले सेमेस्टर का छात्र मिला था, तो उसने कहा कि सर हमें जो स्किल बेस्ड कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी कुछ स्किल जैसा तो नहीं है, वो भी सिर्फ़ पढ़ा रहे हैं। वो तो ये तो एक अलग मामला है जो हमारे मित्र कृष्ण कुमार कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को लाकर भारत में उसका थर्ड वर्ल्डिज़्म कर देते हैं। तो थर्ड वर्ल्डिफ़िकेशन कर देते हैं, यानी अधकचरापन हमारे स्वभाव में आ जाता है। तो हम बोलते रहते हैं स्किल, लेकिन कंप्यूटर भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते कंप्यूटर हैं, कर नहीं पाता है। कर नहीं अ, पाते हैं। जी। हाँ, तो एक एक तरह से ये अपने आप के साथ धोखेबाज़ी है, लेकिन अ, अगर हम इस बातचीत को अ, पूर्णतः आज के लिए पूर्णतः देने की कोशिश करें, तो आपने एक चीज़ का एक 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 उद्देश्य का उल्लेख किया जो विश्वविद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है, और वह आपने कहा नागरिकता की शिक्षा प्राप्त करना। अ, और यह नागरिकता की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एक समाज बनना चाहते हैं जो उत्तरदायित्वपूर्ण समाज है और जिसमें सामूहिकता का बोध है। नागरिकता का मतलब है अपने अधिकार का बोध और दूसरे अधिकारों का बोध, कारण यानी तो दूसरों के अधिकारों को हासिल करने में भी आप उनकी मदद कर सकें। तो ऐसी प्रक्रियाएँ फिर विश्वविद्यालयों को विकसित करनी पड़ती हैं कि जो समुदाय विश्वविद्यालय में नहीं आ पाए थे, वे आ पाएँ, आप उनके लिए जगह बना पाएँ। जैसे जेएनयू का आपने ज़िक्र किया, और यह फैकल्टी में भी और स्टूडेंट में भी। तो यह जो लर्निंग फॉर सिटीज़नशिप है या नागरिकता है, इसके लिए और कौन-सी प्रक्रियाएँ या किस प्रकार का माहौल विश्वविद्यालय में होना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे आपको एक उदाहरण देके ही ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम अ, ये हमने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में इसके बारे में काफ़ी सोच विचार किया कि कैसे इसको ला सकें, और ये एक एक ही एग्ज़ाम्पल है, मुझे लगता है ये बहुत तरीके से हो सकता है। तरीकों से तो तुमने 2 प्रोसेसेस एक तो सोचे। एक तो है कि एक अ, उन विषयों के साथ स्टूडेंट्स को एंगेज कराया जाए जिससे उनकी नागरिकता की और सिटीजनशिप की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। जी। और हमने उसको फाउंडेशन प्रोग्राम का नाम दिया और कहा कि इसमें लेट्स वर्क विद ग्रैंड चैलेंजेस, वाटर, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, नेबरहुड जो कि एक अर्बनाइजेशन का प्रॉक्सी रहा है, और इसके अंदर थ्रू अ डिफरेंट पेडागॉजी, एक डूइंग ओरिएंटेशन के साथ प्रोजेक्ट के तहत हम आपको सोसाइटी के उन पहलू के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं जिससे कि आप वहाँ क्या हो रहा है, कैसे वहाँ के लिए सॉल्यूशन आप निकालेंगे, कैसे अपनी जो एजुकेशन है उसके साथ उसको लगाएंगे नए आइडियाज़ डेवलप करने के लिए, जिससे कि आप थोड़ा-सा अपने राइट्स, औरों के राइट्स, अपना
अपनी ड्यूटी, औरों की ड्यूटी उस कॉन्टेक्स्ट में समझ सके। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर अ, हर क्लास में, हर कोर्स में, हर पेपर में अगर हम कहीं न कहीं, चाहे हम साइंस पढ़ रहे हों, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हों, चाहे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर इसका कॉन्वर्सेशन हो, इसका इम्प्लीकेशन क्या है लार्जर सोसाइटी में? हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, नए एल्गोरिदम्स डेवलप कर रहे हैं, चैट जीपीटी को एनालाइज कर रहे हैं, बट उसके साथ-साथ अगर हम टेक्नोलॉजी का इम्प्लीकेशन सोसाइटी में क्या है, कोर्स के तहत ही अगर हम डिस्कस करें, तो मुझे लगता है ज़रूर ऐसे सवाल उठेंगे जिससे एक यंग स्टूडेंट ये समझ सकेगा कि उसका रोल क्या है लार्जर सोसाइटी। तीसरा है कि हमें छात्रों को चीज़ें करने की फ्रीडम भी देनी पड़ेगी कि वो अपने ढंग से, अपने माध्यम से, अपने मैकेनिज़्म से वो जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिविलाइज़ेशन क्या है, अम, एक एक डाइवर्स सोसाइटी का होना क्या है, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मतलब क्या है। आई थिंक वो अपने आप समझने की थोड़ी-सी उनमें वो प्रोसेस को इनकरेज करने की ज़रूरत है। अब वो अपने ढंग से करेंगे, उसको हमें गाइड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और उसमें डिबेट होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें कन्वर्सेशन होगा, बट मुझे लगता है कि उससे जब हो सकता है आज नहीं, आज से 5 साल बाद वही ग्रेजुएट, जब आपने जो बात कही, जब उसकी समझ एक सर्टेन तबके पे पहुँचेगी, एक लेवल पे पहुँचेगी, तो वो ज़रूर उस एक्सपीरियंस से वो थोड़ा वाइज़ली सोच सकेगा। और आखिरी चीज़ है कि अगर कहीं न कहीं हमें अपने छात्रों को अंडरसर्व्ड सिचुएशंस, अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़, अंडरसर्व्ड पीपल, ओल्ड एज आज हमारे देश में तो बहुत ही तेज़ बढ़ती चली है, उनके साथ जुड़ने के लिए कुछ न कुछ मुझे लगता है क्रिया करनी ही पड़ेगी। जिससे कि जो लोग हैं वो समझ सकें कि उनका रोल सोसाइटी में क्या है। और हमने देखा है कि हमने जब-जब इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें की करी हैं, और छात्रों को इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ में, चाहे मैंडेटेड ढंग से या वॉलंटरी ढंग से उनको जोड़ा है, तो ज़रूर उन्होंने वो कुछ अलग सोच लेके वो बाहर निकले हैं। और अगर ये कंटीन्यूअसली होता रहे सोसाइटी में, मुझे लगता है कि एज़ अ एजुकेशनिस्ट वी शुड ऑल फील वेरी हैप्पी कि जो छात्र निकल के आ रहे हैं, उनमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग की क्षमता है। मुझे लगता है कि हर चीज़ से हट के सिटीज़नशिप में अगर हम की बात करें, तो अगर हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग की क्षमता अगर किसी न किसी ढंग से ला सकें छात्रों में, तो और कुछ भी वो सोचें उसके बाद, जैसे भी जाएँ, उससे तो हमें कोई गिला-शिकवा है ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि वी विल बी एबल टू मेक द ग्रेजुएट्स विद द पर्पस दैट एजुकेशन पर्पट्स टू। या तो हम जहाँ बातचीत को अब ख़त्म कर रहे हैं, वह फिर विश्वविद्यालय का एक दूसरा मकसद है और दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक्सेलेंस आपने कहा और इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहा, यानी एक्सेलेंस और एक ऑटोनोमस बीइंग, एक स्वायत्त व्यक्ति, लेकिन स्वायत्त जो कि जिम्मेदार हो, और जिम्मेदारी का मतलब है परस्परता या एक दूसरे से रिश्ते को समझना, अ, और कितनी तरह के रिश्ते हो सकते हैं। तो यह जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, स्वतंत्र चिंतन है, यह स्वतंत्र चिंतन फिर कोई केंद्रीय विचार को मानने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अपना विचार, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है बहस, उसके लिए बहुत ज़रूरी है विवाद, असहमति, और इसके लिए विश्वविद्यालय को भी तैयार रहना चाहिए, समाज को भी तैयार रहना चाहिए। विश्वविद्यालय इस रूप में एक सुरक्षित जगह है कि हम एक ऐसा परिसर बनाते हैं जिसमें आप उन विचारों पर भी बहस कर सकते हैं जिन पर सड़क पर बहस करने से आपको खतरा होगा। और इस ये जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होती है कि वह ये एक सुरक्षित माहौल बनाए
जिसमें छात्र आकर वैसे विचारों को व्यक्त कर सकें, उन पर प्रयोग कर सकें, तो एक तरह विचारों की प्रयोगशाला हो। तो एक यह चीज और उद्देश्य। भी है, मैं एक चीज जी, और जरूर, एक और भी चीज अंडरलाइन करूंगा, वो है ट्रस्ट। जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लार्जर सोसाइटी को विश्वविद्यालयों पे और शिक्षकों के ऊपर ट्रस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं हमेशा से ये मुझे तकलीफ रही है कि हम अपने एग्जामिनेशन को इन्विजिलेट करते हैं, सही बात। और ये इसीलिए करते हैं कि हमें डर है कि वो छात्र नकल करेगा, और नकल होती है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक छोटा सा, क्योंकि सभी हमारे यहाँ जो प्रोफेसर थे, कोई भी, न छात्र न टीचर, कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन हमने कहा एक छोटा सा एक एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और दो बच्चों को ग्रुप में गए, एक प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि अच्छा आप इस रूम में जा सकते हैं जो इन्विजिलेटेड है, या आप दूसरे रूम में जा सकते हैं जो अनइन्विजिलेटेड है। तो कुछ छात्र उठ के उस अनइन्विजिलेटेड रूम में गए, और जाके उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया गया, उनको पेपर, एग्ज़ाम सब कुछ दे दिया गया, और वो एंड में निकले, उन्होंने वो अपना आंसर शीट सबमिट कर दी, चले गए। तो हम लोग बहुत क्यूरियस थे कि क्या हुआ उस कमरे, उस जो अनइन्विजिलेटेड रूम में जहाँ पे 10-12 लोग गए थे। और रात में एक जो प्रोफेसर जो उनके कोर्स पढ़ा रहे थे, जहाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, उनके पास 2 ईमेल आए, 2 छात्राओं के, जिन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हमें ट्रस्ट किया। और आपको एक चीज बता दें, हो सकता है कि शायद दिमाग में आता कि इधर देख लें उधर देख लें, लेकिन किसी ने इस रूम में, किसी ने नकल नहीं की, ना नकल करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अगर हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, और एजुकेशन उसका बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन का सोसाइटी को चेंज करने में, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एजुकेशन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशनिस्ट को, टीचरों को लेनी पड़ेगी उसको निभाने के लिए। तो ये मैंने सोचा ज़रूर मैं कहूँगा कि एक जरा बात बहुत खटकती है। हाँ, विश्वास एक हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हालाँकि जो सत्ता होती है वह अक्सर लोगों से कहती है आप हम पर विश्वास कीजिए, और वह शायद बहुत स्वास्थ्यकर नहीं है। लोगों को हमेशा सत्ता को लेकर संदेह रहना चाहिए, वो जो कह रही है। लेकिन विश्वास का यह तत्व तो बहुत आवश्यक है, यानी कम से कम समाज को अपने शिक्षा संस्थानों पर विश्वास करना होगा। उनकी पहरेदारी नहीं करनी होगी। वे जो प्रयोग कर रहे हैं हमेशा उनकी जाँच नहीं करते रहनी होगी। और उनको डाँटना, धमकाना, अ, वो पाठ्यक्रम में किसे शामिल कर रहे हैं, किसे शामिल नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर ये जो एक पहरेदारी जैसी होने लगती है, तो समाज और विश्वविद्यालय के बीच भी अ, विश्वास की आवश्यकता है, और स्वयं विश्वविद्यालय के भीतर भी विश्वास के एक माहौल की आवश्यकता है। तो नौकरशाही भी हमेशा शिक्षकों पर संदेह ना करे, छात्रों पर संदेह ना करे, राज्य भी हमेशा संदेह ना करे, क्योंकि इस संदेह से फिर सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है कि हम एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ नॉर्म्स या बना देंगे जिससे और यशपाल समिति की वह बात हमें याद है जब प्रोफेसर यशपाल कहा करते थे कि ऑटोनॉमी और फ्रीडम शुड नॉट बी अ रिवॉर्ड या फॉर एक्सेलेंस, क्योंकि उसमें यह बहस चली थी, आपको याद ही होगा या कि जब हम सारे लोगों ने कहा कि ऑटोनॉमी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड लास्ट प्रिंसिपल एंड फ्रीडम, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो अच्छा करें उनको ऑटोनॉमी दी जाए। तो यशपाल ने कहा कि बिना फ्रीडम और बिना ऑटोनॉमी के आप अच्छा कर ही नहीं सकते। बहुत सही तो था, हाँ, बिल्कुल सही तो था। बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पंकज चंद्रा, हमने एक कुलपति की सुबह पूरी ले ली है। आपके पास काफ़ी चिंताएँ होंगी, अ, और आप उस दिन को गुज़ारें, लेकिन आप सब ने ये चर्चा सुनी, जो विश्वविद्यालयों को लेकर है, विश्वविद्यालय कैसे बनने चाहिए, क्यों नहीं बन पाते हैं, और कैसे वो बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष को निराश हो जाना चाहिए, और
ये देखना चाहिए कि नहीं, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय तो बाहर ही हैं और हमें बाहर ही जाना है। बल्कि वे प्रक्रियाएँ हैं जो कोई भी समाज अ, अपने ढंग से लागू कर सकता है, हुँ। और वे प्रक्रियाएँ यूनिवर्सल हैं। अ, उन उन प्रक्रियाओं को देखने की आवश्यकता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पंकज चंद्रा, और आप तमाम लोगों का भी, और आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर ज़रीन।